कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। उष्मागतिक तापक्रम या परम ताप पैमाना। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अपन ने इस चैप्टर में इससे पहले क्या पढ़ा? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में अपन ने फॉर्मूला निकाला एफिशिएंसी का 1 - T2/T1 और ऊर्ध्वाधर प्रसार के रूप में देखें तो 1 - 1/ρ गामा -1। अपन ने देखा किसी भी उत्क्रमणीय कार्बो इंजन की दक्षता है वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके आधार पर देखिएगा उष्मागतिक जो सेकंड लॉ है, थर्मोडायनेमिकल सेकंड लॉ, वो क्या था? सेकंड लॉ ये दो कथनों पर आधारित था, दो स्टेटमेंट इसमें लिए गए। हालांकि सबके कहने का मतलब एक ही था, फिर भी जो इसके पहला जो स्टेटमेंट था वो तो दिया केल्विन ने, दूसरा था क्लासियस का। एंड क्लासियस का। केल्विन ने क्या कहा कि कोई भी जब अपन ऊष्मा इंजन है कोई भी कार्य करते हैं तो ऊष्मा इंजन के द्वारा किया गया कार्य 100% से अपने को उपयोगी कार्य में रूपांतरित नहीं होता, या फिर जब कार्य किया जाता है तो उस ऊष्मा इंजन में क्या होगा? एक सोर्स व सिंक का होना आवश्यक है। सोर्स एंड सिंक जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, जैसा कि अपन ने कार्नोट साइकिल में पढ़ा कि सोर्स का टेम्परेचर अपन ने क्या लिया? T1 जो ज्यादा होता है और अनंत उष्माधारिता। सिंक का क्या लिया अपन ने? T2 केल्विन लिया, और ये भी अनंत उष्माधारिता का है, लेकिन यहाँ पर ताप जो T2 है वो कम होता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो जब भी कोई इंजन से कोई भी कार्य अपन देख रहे हैं कि अपने को प्रॉपर आउटपुट मिला है या नहीं, तो सबसे पहले सोर्स और सिंक दोनों का होना उसमें कंपल्सरी होता है। ठीक है, दूसरा जो है कभी भी कोई भी सतत ऊष्मा अपन ले सकते हैं सोर्स से, लेकिन वह पूरी की पूरी ऊष्मा 100% है उपयोगी कार्य में रूपांतरित नहीं होती है। दूसरा, स्वतः चालित जो मशीन होती है, सेल्फ एक्ट मशीन होती है, उसमें क्या होता है? उससे जब अपने को कोई भी अपन आउटपुट देखते हैं, कोई भी अपन उसमें क्रियाएं करवाते हैं, तो क्या होगा? किसी भी स्वतः चालित मशीन में ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप पर कार्य करना संभव नहीं है बिना किसी बाह्य सोर्स के। अपने को बाहर से कोई हेल्प चाहिएगी उसके अंदर, तभी अपन वो कर सकते हैं। तो मतलब ऊष्मा का जो है, जो अपन देखते हैं, वो हमेशा क्या होगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही प्रवाहित होती है। कभी भी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर अपने आप प्रवाहित नहीं हो सकती, अपने को उपयोगी कार्य नहीं मिल सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य सोर्स अपन नहीं लगाते। बाह्य सोर्स का मतलब है उसको अपन खुद से बाहर से ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक वो अपने आप निम्न से उच्च ताप की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये तो थे दोनों कथन। इन्हीं कथनों के ऊपर आधारित केल्विन ने क्या कहा? लॉर्ड केल्विन थे, उन्होंने उष्मागतिक तापक्रम
मापक्रम या परम ताप मापक्रम। तो इन्होंने क्या कहा, लॉर्ड केल्विन ने अपने इस कथन के आधार पर या इनकी दक्षताओं के आधार पर, इनसे जो अपन जो उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता निकालते हैं, इनके आधार पर एक क्या है, एक ऊष्मागतिक तापक्रम दिया, जिसके अनुसार क्या है, जो ऊष्मा है वो क्या होगी, उपयोगी या दक्षता होगी उस कार्नो इंजन की, वो कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि अपन ने अभी तक कार्नोट साइकिल की, या अपन कहेंगे कि रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी पढ़ी, अपन क्या कहते हैं, कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो दोनों तापों की मध्य कार्यशील कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर करती है। इन दोनों उष्मागतिक सोर्स लिया है उसका, वो सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तथा साथ ही साथ कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इन्होंने कहा कि जो उष्मागतिक तापक्रम में पैमाना है, ये क्या होगा, ये कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा। देखो, साधारण तापमापी होती है, उसमें क्या होता है, वो बहुत जो बीच के जो है विद्युत उसमें प्रसार पर भी डिपेंड करती है। साधारण तापमापी जो होती है विद्युत उसमें प्रसार पर, प्रतिरोध पर, इन पर डिपेंड करती है। उसमें मापक्रम जब लेते हैं तो इन्होंने तापक्रम का एक ऐसा पैमाना विकसित किया जो कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लिखेंगे इसमें सबसे पहले, जहां से अपना टॉपिक स्टार्ट है, उष्मागतिक ताप मापक्रम या परम ताप मापक्रम। लॉर्ड केल्विन ने उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता पर आधारित या उष्मागतिकी द्वितीय नियम के अपने कथन पर आधारित एक ताप मापक्रम विकसित किया या निर्मित किया, जिसके अनुसार उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। यह ताप मापक्रम उष्मागतिक ताप मापक्रम कहलाता है। अब देखेंगे अपन इसमें, देखिएगा, ये यहां पर अपन लेते हैं सबसे पहले एक सोर्स। जिसका ताप है θ1। यहां से इससे Q1 उष्मा ग्रहण करके W2 कार्य, शेष उष्मा थी वो दी सिंक को। ठीक है, ये क्या है, सिंक, जिसका टेम्परेचर है θ2। यहां से फिर उष्मा दी θ2 ताप पर, वो दी इसको। ठीक है, तो ये उष्मा θ2 ताप पर Q2, ये अन्य उष्मा इंजन है। यहां से उपयोगी कार्य W2, फिर यहां से ये उष्मा दी Q3, यहां पर सिंक।
जिसका तापक्रम है θ3, मतलब कि Q1 ऊष्मा उपयोगी कार्य, लास्ट में क्या आता है Q3, θ3 टेम्परेचर पर। मतलब यहाँ पर क्या है, एक सोर्स लिया जिसका उच्च ताप अनंत उष्माधारिता का है, जिसका उच्च ताप क्या है θ1 है। θ1 ताप पर Q1 सोर्स से उष्मा Q1 ग्रहण करी गई है, जिसका कुछ कार्य उपयोगी कार्य W में रूपांतरित और बची हुई उष्मा सिंक को दिए θ2 ताप पर। यहाँ से फिर दूसरा एक अन्य इंजन चालू, तो ये Q2 उष्मा ग्रहण करता है θ2 ताप पर, उपयोगी कार्य θ3 ताप पर कुछ जो एक्स्ट्रा की जो उष्मा है वो दी सिंक को, और Q3 उष्मा जो है ग्रहण की गई। तो लास्ट में क्या आता है, Q1 से Q3 तक प्रोसेस चलती है अन्य इंजन को, तो ये लास्ट का इसका रिजल्ट है। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एक उत्क्रमणीय उष्मा इंजन सोर्स से θ1 ताप पर Q1 उष्मा ग्रहण करता है, θ1 ताप पर Q1 उष्मा ग्रहण करता है तथा Q2 ताप पर अतिरिक्त ऊर्जा सिंक को उत्सर्जित करता है। अतः उष्मा इंजन की दक्षता दक्षता अपने को पता है, क्या लेते हैं अपन, 1 ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। इसे फंक्शन माना f ऑफ θ1 θ2 का। यहां से देखो Q1 Q2 क्या लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस का और ये इधर आएगा तो माइनस का, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस f θ1 θ2, या Q1 अपॉन Q2 की बात करें तो 1 माइनस स्मॉल f है θ1 फंक्शन ऑफ θ1 θ2, जहां स्मॉल f क्या है, एक अज्ञात फलन है। इसी तरह आगे लिखेंगे अपन एक अन्य उष्मा इंजन, आप नोट कीजिएगा, एक अन्य उष्मा इंजन Q2 उष्मा ग्रहण कर θ2 ताप पर उष्मा ग्रहण कर अतिरिक्त ऊर्जा सिंक को θ3 ताप पर विसर्जित करता है। अतः उष्मा इंजन की दक्षता इसी प्रकार लिखेंगे अपन, तो इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं, Q2 और Q3 आएगा इसमें, तो Q2 अपॉन Q3 इंटू इक्वल टू फंक्शन ऑफ f θ2 θ3। इसको अपन मानते हैं, इसको टोटली मानेंगे अपन f कैपिटल F θ1 θ2 और इसको कैपिटल F θ2 θ3। इसे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर देखो, अगर अपन इनको गुणा करेंगे तो Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3 इक्वल टू F θ1 F θ2 इंटू F θ2 इंटू F θ3।
यहाँ से Q2 से Q2 कैंसिल होगा, तो Q1 अपॉन Q3 इक्वल टू F θ1 इंटू θ2 इंटू F θ2 इंटू θ3। ये अपने पास इक्वेशन आई, इक्वेशन थर्ड। अब देखो वही 1 से 3 वाली डायरेक्ट प्रोसेस यही तो थी, लास्ट में सोर्स से चालू हुई, यहाँ पर तो नहीं निकल, रिजल्टेंट निकालेंगे तो θ3 टेम्परेचर पर निकलेगा Q3 उष्मा का। तो यहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं इसको, Q1 अपॉन Q3 को वैसे ही फंक्शन ऑफ F θ1 θ3, Q1 अपॉन Q3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ F θ1 इंटू θ3। तो 3 व 4 की तुलना करेंगे। एक चीज हो, यहाँ पर इसको क्या, इधर तो समीकरण में 2 नहीं है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में 2 की भी वैल्यू है। तो ये कब संभव होगा, जब अपन θ1 θ2 की वैल्यू को एक अन्य फंक्शन में चेंज करेंगे। तो अपन लिखेंगे आगे इसी में 3 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर 3 4 की तुलना करेंगे तो F θ1 θ3 इक्वल टू F θ1 θ2 इंटू F ऑफ θ2 इंटू θ3। ये आई समीकरण 5। अब देखेंगे इसका जो LHS है ये वाला पार्ट, ये है RHS वाला पार्ट। तो समीकरण 5 के बाएं पक्ष में θ1 व θ3 है, θ2 नहीं है लेकिन दाएं पक्ष में है, तो ये इसको हटाना होगा अपने को। तो यह कब संभव होगा, जब अपन क्या मानेंगे, F θ1 θ2 को फंक्शन मानेंगे psi θ1 अपॉन psi θ2 का, एंड F जो θ2 θ3 है इसको फंक्शन किसका मानेंगे अपन, psi θ2 अपॉन psi θ3 को। इसको कंबाइंड में कहेंगे अपन इक्वेशन 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीकरण 6 का मान 5 में रखेंगे। तो अभी इधर रिलेट करते हैं अपन, आप लिखिएगा समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए ये वैल्यू अपनी आएगी F θ1 θ3 इक्वल टू psi θ1 अपॉन psi θ2 ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं इंटू psi θ2 अपॉन psi θ3। तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, F θ1 θ3 इक्वल टू psi θ1 अपॉन psi θ3। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 7। अब क्या है, θ1 θ जो अपन ने यहाँ पर डायग्राम बनाया उसके राइट हैंड साइड में जो अलग वाला लिया था वो अपने पास आ गया। एक अन्य फंक्शन क्या आया अपने पास, psi θ3। यहां से देखो, अब समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण क्या था आपका, एक समीकरण 1 जो अपन ने किया था थीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से किया था। देखिएगा, इसको वापस लिख लीजिएगा। ये फंक्शन किसका लिया था अपन ने, θ1 θ2 का लिया था। यहाँ से 1 माइनस एक्स θ1 θ2 बराबर अपन ने लिया था Q2 अपॉन Q1, या फिर अपन ने किया था Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 अपॉन F
θ1 θ2, इसको फंक्शन माना था कैपिटल F, θ1 θ2 को। तो यहां से जब अपन θ1 θ2 के ये वैल्यूज लिए हैं अपन, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, साइन θ1 अपॉन साइन θ2। मेन में यही देखना है अपने को, Q1 Q2 अपॉन Q2, θ1 अपॉन θ2 के क्या है, बराबर है। यहां से तो अपन देखेंगे इसको कि साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू क्या है, Q1 अपॉन Q2, जिसको अपन एक अन्य नवीन उष्मागतिक तापक्रम τ1 τ2 से लिखते हैं। अब अपने को दक्षता पता है, Q1 बटा Q2 बराबर क्या होगा, T1 बटा T2 होता है। यहां से तो पहली बात तो Q1 अपॉन Q2 बराबर τ1 अपॉन τ2, इसे लिखेंगे इक्वेशन 8। आगे सब जब अपन इसकी और प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे तो इसी इक्वेशन पर बेसिस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, Q1 उष्मा किस पर आई है, θ1 पर आई थी, Q2 उष्मा किससे आई थी, θ2 पर आई थी। अपने को पता है Q1 क्या है, ज्यादा है Q2 से, θ1 भी क्या है, ज्यादा है θ2 से। ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर है, तो अपने को पता है कि सोर्स वाला अपन T1 ज्यादा लेते हैं ना कि T2 लेते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये प्रूव होगा कि मतलब Q1 जब Q2 से ज्यादा है तो τ1 भी क्या होगा, τ2 से ज्यादा होगा। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक नवीन तापक्रम आया है अपना, जिसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, उष्मागतिक तापक्रम। जब भी उष्मागतिक तापक्रम कहेंगे तो आपको ये याद आना चाहिए Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू τ1 अपॉन τ2। जब आपको परम ताप कहेंगे तो वही अपना T1 अपॉन T2 वाला जो चलता हुआ आया है। तो इस तरह लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, एक नवीन तापक्रम का आविष्कार किया या निर्मित किया, जो क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, और इसे क्या कहा, उष्मागतिक तापक्रम कहा। ये था आपका थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। इससे रिलेटेड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।